हेलो एवरीवन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो CSIR नेट है जून 2024 के लिए उसका फॉर्म्स निकल गए हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। तो आपको जाके वो फिल करनी है, जो भी ये एग्ज़ाम देना चाहता है, जो भी एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और एक और नोटिफिकेशन ये भी आई है कि उसकी जो एज लिमिट है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज पहले 28 ईयर्स थी, अब वो जाके 30 ईयर्स हो गई है। मतलब कोई भी मेल फीमेल जो भी है, वो कोई भी कास्ट का हो, जनरल OBC कोई भी उसका हो, वो जाके 30 ईयर्स तक उसकी एज लिमिट बढ़ गई है, मतलब 30 ईयर तक। और स्पेशल केसेस में हमें तो पता ही है, फीमेल OBC एंड देन SC ST जो भी डिजेबल्ड है उनके लिए जो एज लिमिट है प्लस 5 ईयर्स हो जाती है। सो 5 ईयर्स हो जाती है, तो फीमेल्स के लिए अभी 35 ईयर्स हो गई है। ठीक है, CSR के लिए वो एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए टिल 35 ईयर्स। चलिए ठीक है, इतना तक हमने समझ लिया, हमें पता चल गया है, एज लिमिट अपने पता कर ली है। और बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि उसकी एज लिमिट एंड वो सब क्या क्या चेंजेस आए हैं। एज लिमिट जो फैक्टर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसका डिटेल्स जो CSI के वेबसाइट में है उसमें क्या क्या मेंशन है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी CSI नेट का लिंक। और फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सीधा वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। सो वो करने से आपको डायरेक्ट वो आपको लिंक की तरफ ले जाएगा और वहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे एंड देन आपका पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा अप्लाई। तो ये रहा जो नोटिफिकेशन जो CSI की तरफ से निकला था। अब इसमें बता देती हूँ, जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख से, मतलब यानी कि कल से शुरू हो चुकी है और वो 21 तक, इस मंथ के मई के 21 तक ये लास्ट करेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपको 21 तक आप फिल कर सकते हैं। उसके उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेमेंट है ना, पेमेंट की लास्ट डेट है 22 से 23 तक, मतलब इसी मंथ का 22 से 23। कुछ लोग होते हैं फॉर्म्स फिलअप करने के साथ साथ वो पेमेंट बाद में करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो बाद में, मतलब लास्ट उनका पेमेंट सक्सेसफुल होने का डेट उतना तक ही है, टाइम उतना तक ही है। ठीक है, 23 तक। और इस पॉइंट पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आप ये करें, साथ के साथ ही आप पेमेंट कर दें। क्योंकि अगर आपका अभी अगर फॉर्म फिल करें, पेमेंट करके रख दें, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुआ भी तो आपको अभी पता लग जाएगा, आप लास्ट मोमेंट तक ना छोड़े। ठीक है, ओके, इतना देख लिया। अभी अभी हम देखते हैं करेक्शन विंडो के बारे में। करेक्शन विंडो में ये होता है कि आपने अगर अपने फॉर्म में कोई गलती करी है वो आप सुधार सकते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट का नाम या फिर कोई मार्क्स अपने जो भी, या फिर कॉलेज का नाम या फिर कुछ भी आपने गलत लिखा है, कुछ किसी वजह से गलती हो गई है आपसे, तो करेक्शन विंडो में आप जाके ये चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे 25 से लेकर 27 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी, आप वहाँ पे जाके अपना करेक्ट कर सकते हैं वापस। ऐसा नहीं है कि आपने जो अभी डाला हुआ है वही परमानेंट रहेगी, लेकिन आप करेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप फिलहाल इनिशियली ही कोई मिस्टेक ना करें। अगर कर भी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इन फ्यूचर, अभी देखिए, अभी मैंने अपने परसेंटेज कुछ डाल दी, CGP और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, कन्वर्ट करने में। तो अगर अभी आपने कुछ डाल दी, कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि नहीं परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं, तो आपको अगर ठीक करना हो तो उसके लिए आप करेक्शन विंडो पे जा सकते हैं। और फिर भी जिनकी गलती भी नहीं हो, फिर भी आई सजेस्ट यू कि आप करेक्शन विंडो को जाके चेक करें, क्योंकि आप तब जाके 110% श्योर हो जाएंगे कि नहीं ठीक है, जो भी है एकदम करेक्ट है। क्योंकि क्या पता आपके एग्ज़ाम इस बार निकल जाए और निकलने के बाद अगर आपने ज़रा से भी गलती करी तो आपको इस दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम हमें यहाँ पे दी गई है 25, 26, 27। और हालांकि CSI कभी ये डेट्स वैसे चेंज नहीं करते हैं, हमेशा यही रखते हैं। और एडमिट कार्ड निकलने का और सिटी इमिटेशन उस सब का डेट्स फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन जो डेट ऑफ एग्जाम होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, जो हमेशा से वो डिक्लेयर कर रखे होते हैं पहले से। और मोड ऑफ एग्जाम इसमें बोला गया है CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपको MCQ कंप्यूटर में एग्जाम होगी, ऑनलाइन होगी। और द थिंग इज कि अभी सबको कन्फ्यूजन था कि UGC नेट पेन पेपर मोड में कर दी गई है, लेकिन ये वाला चीज़ CSI के लिए लागू नहीं हो रहा है, वो ये चीज़ स्टिल ये कंप्यूटर बेस्ड ही रख रहे हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स है, डेट मीन्स 3 घंटे। और पैटर्न ऑफ एग्जाम है MCQ टाइप्स, आपको पता होगा कि हमें MCQ में देने होते हैं उसके आंसर्स। एंड बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब कि आप अगर फॉर्म फिल करते वक्त आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही देना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि यू हैव बोथ ऑप्शन,
यू कैन चूज़ फॉर हिंदी ऑल्सो एंड यू कैन गो फॉर इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ये रहा सब्जेक्ट जिस पे आपको बैठनी है, और हम तो फिलहाल लाइफ साइंस से कंसर्न है, तो हम लाइफ साइंस की बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ कुछ वेबसाइट दी गई है, और यही वेबसाइट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको ईजी हो। यहाँ तक तो ठीक है, और कुछ बताने लायक इस नोटिफिकेशन में तो है नहीं फिलहाल, तो ये वाला आप देख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी ही फॉर्म फिलअप कर ले 15 तारीख तक। अगर आप पे बन रहा है तो जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक ना आप मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सीएसआई का साइट वर्क नहीं करता, कुछ होता है, तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सेफ साइड के लिए अभी फॉर्म फिल कर के रख दीजिए। अभी बढ़ते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको किस तरह से आपको अप्लाई करनी है। चलिए, आप जब ये साइट पे क्लिक करेंगे ना, जो मैं यहाँ पे साइट मेंशन कर दूंगी, आपको डायरेक्टली आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे जब भी मैं यहाँ पे आपको जो साइट बताऊंगी उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी कुछ ऑप्शंस। सो सबसे पहले आपको देखिए, अगर मैं सिंस मैं यहाँ फ्रेश कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं जो जून के लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जाके आपको यहाँ ऑप्शन दिख रही है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रही है ना, आपको वहाँ क्लिक करनी है। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक पेज पे ले जाएगा, और उस पेज पे ले जाके ना आपको कुछ वहाँ पे आपको फिल करनी होती है, अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि क्या क्या होता है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे ना न्यू रजिस्टर पे, तो यहाँ आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो आपको थोड़ी पढ़नी है, ठीक है। पढ़ के आपको आगे बढ़नी है कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, क्या क्या नहीं। और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है, और यहाँ पे क्लिक करनी है क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। तो वो करने से पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं बता देती हूँ। जनरल के लिए यहाँ पे फीस बताई गई है 1150 है, जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, एंड एससी एसटी थर्ड जेंडर ये सब के लिए 324। यहाँ पे सब कुछ मेंशन की हुई है। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओबीसी एनसीएल, और ये एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, और एक ऑप्शन होता है ओबीसी का क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर होती है, जिनकी सैलरी नहीं हो, जिनकी पेरेंट्स की सैलरी 8 लाख से ऊपर होती है, तो वो पड़ जाएंगे क्रीमी लेयर पे, और वो भी फॉर्म फिल करेंगे जनरल के कैटेगरी में ही। लेकिन अगर कोई है जो एनसीएल में पढ़ रहा है, जिसका 8 लाख से, जिसकी पेरेंट्स की दोनों पेरेंट का मिलाया हुआ सैलरी अगर 8 लाख से कम है, तो वो एनसीएल के लिस्ट में आ सकते हैं, और उनको सिर्फ 600 रुपये पे करनी होगी, और वो इस चीज़ के लिए रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यू ये तो आपको पता ही होगा। सो ये रहा नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर के बारे में। तो आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप है तो आपको इतना फीस देनी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फीमेल और मेल के लिए यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि फीमेल को कम पड़ेगा मेल को ज़्यादा, तो प्राइस सबको सेम ही देनी होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड करनी है, ठीक है। प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपको क्या चूज़ करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस है, आप आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में बताया गया है, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस बारे में पता होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि डिजी लॉकर सिस्टम रखा है, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और वो उसका कुछ आईडी वगैरह कुछ होता है, यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो सारा डाटा वो वहाँ से ले सकते हैं गवर्नमेंट साइट्स वाले, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन है एक्चुअली, पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो आप इन तीनों से कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं, आपको यहाँ क्लिक करनी होगी आई हैव माई आधार कार्ड एंड आई विश टू लॉग इन यूजिंग माई आधार नंबर। सो ठीक है, यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डालेंगे, जो भी है आपका आधार नंबर। फिर डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि जनरेट ओटीपी, फिर वो आपको ओटीपी देगा। ओटीपी देने के बाद आपको सिंस मैं यहाँ पे अभी तक डाली नहीं है मैंने, अगर मैं डाल दूंगी तो मुझे अपना डायरेक्ट वो कर देंगे, वो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले जाएंगे। लेकिन सिंस मैं यहाँ पे अपना आधार नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन पेज पे मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन पेज में जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है, फिल करनी होती है, आपको पेरेंट का नाम फिल करनी होता है। और मेक श्योर कीजिए कि कभी कभी आपको पेरेंट का नाम आधार और पैन में अलग होता है, और आपके सर्टिफिकेट में जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होती है, 10th की सर्टिफिकेट होती है, उसमें नाम अलग होता है। सरनेम का कुछ इशू कभी कभी बहुतों को, मतलब एक्चुअली मुझे सुनने में आता है कि बहुत लोगों को ये फेस करनी पड़ती है कि नाम अलग अलग होता है। तो आप हमेशा जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी उनका नाम है, फुल नेम, सरनेम, वही वाला आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, आप नेशनलिटी या फिर जो भी डिटेल्स आपसे पूछते हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर देनी है, रजिस्ट्रेशन में फिल कर देनी है। फिर उसके बाद
उसके बाद फिल करने पे आप वहाँ पे जब अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालेंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या होगी, एक ओटीपी जाएगी आपके मेल पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे जा सकती है। तो हालाँकि वो यूजुअली मेल पे भेजते हैं, आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देनी है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि ये मेल आपका ही है। लेकिन अगर फिर भी ओटीपी ना आए तो आपको मेल में, आप जब ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, ये जब रजिस्टर कर लेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करके हमने रजिस्टर कर ली थी। तो रजिस्टर करने के बाद आपको क्या होता है, आपके मेल पे आपको ये एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। सो वही एप्लीकेशन आप जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको वापस इस पेज में वो पहुँचा देंगे, खुद ब खुद वो रीडायरेक्ट हो जाती है। इस पेज पे पहुँचाने पे आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर, आपको जो मेल में रिसीव होगी वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालनी है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना, उसके दौरान आपको कुछ पासवर्ड डालने बोलेंगे, वो पासवर्ड आप डाल दीजिए और वही पासवर्ड आप यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, वहाँ पे आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दी। सो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन डालनी है, ये तो आपको पता ही होगा, ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालनी है एंड उसके बाद आपको लॉगिन करनी है। ठीक है, सो ये सारा करने के बाद जब आप ये लॉगिन वगैरह करेंगे, आपको सब तब जाके वो एक्चुअल जो भी एप्लीकेशन, जो एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें वो ले जाएगा और वो फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप सेव एंड प्रोसीड कर करके आपको एंड तक ले जानी है और आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने पे आपको दो ऑप्शन मिलती है, एसबीआई वाला और एक आईसीआईसी वाला। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई वाले पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, तो वो क्यूआर कोड से आप स्कैन करके आपकी पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड वाला ऑप्शन भी है। और मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आपकी जो भी फॉर्म फिलिंग की जो भी अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं होती है। आप, ठीक है, आप वहाँ से रिफंड आपकी नहीं हो सकती अगर आप, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कैंसिलेशन पे भी नहीं जाती, आपने फॉर्म डाल दी मतलब डाल दी। देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप कैंसिल कर रहे हैं अपना फॉर्म, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दी तो कर दी, तो इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म फिल करनी है और पेमेंट भी अच्छे से करनी है। मेक श्योर कीजिए कि आपका नेटवर्क हमेशा स्ट्रांग हो, क्योंकि एक ही बार में आप पेमेंट तक पहुँच जाए तो ही बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बेकार का हेडेक आपको लेके वापस बैठना नहीं होगा। ठीक है, सो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर फिर भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अगर नेक्स्ट टाइम आपको करेक्शन विंडो पे जाना है, आपने कुछ गलती कर दी, आपको करेक्शन विंडो पे जानी है, तो आपको क्या करनी है, वो जो एप्लीकेशन नंबर जो आपको मेल में मिली थी, वो एप्लीकेशन नंबर आप वापस इधर डाल दीजिएगा। आपको वो मेल डिलीट नहीं करनी, वो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मेंशन की हुई एप्लीकेशन नंबर हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और पासवर्ड भी आपको रखनी है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखनी हो या एप्लीकेशन कुछ भी देखनी हो, आपको स्कोर कार्ड जो भी देखनी हो, आपको ये दोनों एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई सजेस्ट यू आप ये दोनों को कहीं पे लिख के रख दें। ऑल्दो इस पे ऑप्शन है फॉरगॉट योर पासवर्ड का, बट इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों को आप सेफली रख लेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। और मैं बता देती हूँ आपको, जब आप ये एप्लीकेशन फिल करते रहेंगे, आप टुवर्ड्स दी एंड जाते रहेंगे, आपको इसमें डिटेल्स में क्या पूछते हैं, आप अगर आप मास्टर्स हैं, मास्टर्स पास किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, वो आपको पूछेंगे। अगर पास किए हुए हैं तो आपके परसेंटेज कितने थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम पूछते हैं, पिन कोड पूछते हैं। एंड देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मैं बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़रूरत होगी एक सिग्नेचर की, डिजिटल सिग्नेचर, जो आपके फ़ोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप आपसे हर एग्जाम में सिग्नेचर और फोटो तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे करके एक फ़ाइल बना के रख दें। जेपीईजी फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, तो आप उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको एक फ़ोटो, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी डालनी होती है, और वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे बैकग्राउंड के साथ हो और वो मतलब क्लियर हो आपका। ठीक है, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिर कटा हुआ है, मुंह कटा हुआ है, या फिर कुछ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आप वो अपलोड कर दें। ठीक है, सो यही दोनों डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऐसे ही आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर कुछ के लिए भी अप्लाई हो, तो मे बी वो आपको उसमें उसका सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी मांग सकते हैं। ऑल्दो इनिशियल स्टेज में नहीं मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पास होने के बाद वो वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगते हैं। बट ये सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। और इसके अलावा क्या, हाँ, परसेंटेज और सीजीपीए का भी एक दिक्कत आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजल्ट है मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन का, वो सीजीपीए में देते हैं और किसी किसी में क्या होता है परसेंटेज में देते हैं। तो सीजीपीए का और परसेंटेज का जो रूल है वो व्हाट आई फील, और जहाँ तक मुझे पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। किसी यूनिवर्सिटी में आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनका अपना, वो करके आपको निकालनी होती है उसकी परसेंटेज। जैसे कि अगर सपोज़ मेरा सीजीपीए अगर है 8.5 अगर है मेरा सीजीपीए, तो मेरे सपोज़ मैंने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, सो उस यूनिवर्सिटी जब मैंने पढ़ी है, तो उसका अपना एक फॉर्मूला होती है सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का। सो वो आपको करके कर लेनी है। लेकिन
अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको परसेंटेज से कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, आपको यूनिवर्सिटी आपको नहीं बता पा रही है, सो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि आप ना, सपोज़ मैंने 85% मतलब मैं लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ, जब कोई उपाय नहीं निकल रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट आ गया है, स्टिल आपको नहीं पता है कि परसेंटेज का क्या करना है, लास्ट ऑप्शन में आपको बता रही हूँ, अगर आपका परसेंटेज 80, अगर आपका CGPA 8.5 है तो आपका परसेंटेज 80 होगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम 5 माइनस करके डाल देते हैं, ठीक है? सो ऐसे करके आप डाल दीजिएगा और उसके बाद फर्दर वो आपको प्रोसेस हो जाएगी उससे। लेकिन बहुतों को ऐसा नहीं समझ आती है, वो आप एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मूला जो होते हैं उसी के बेसिस पे जाए, ये लास्ट ऑप्शन आप इसे चूज़ करें। सो ऐसे करके हमने देख लिया ये सारा फॉर्म फिलिंग का सारा प्रोसीजर कि कैसे क्या हो गया है, एंड मैं आपको साइट नीचे मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ ले जाएगी, ठीक है? और पेमेंट वेमेंट का भी सब कुछ ठीक है, और जब जैसे ही एडमिट कार्ड आएगी आपको वही इसी साइट पे जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी एडमिट कार्ड डाउनलोड का, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है, अलॉन्ग विद सिटी इमिटेशन जो भी होती है, आपकी सिटी जो भी आपको दी गई होती है वो आपको चूज़ करनी होती है। मतलब वो जो आपको नहीं चूज़ करनी होती, जो आपने चूज़ करी होती है, आपने 3 ऑप्शन डालनी होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सिटी कौन-सा है, सेकंड प्रायोरिटी जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे 3 प्रायोरिटीज़ या 4 प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप सबसे पहले वही प्रायोरिटी सेंटर डालिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपके नियरेस्ट है, आपके लिए ईज़िली है, कन्वीनिएंटली आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वो वाला सेंटर डालिए। लेकिन अगर उसके अलावा भी आपके पास कुछ और है, वो सेकंड में डालिए, थर्ड में डालिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमेशा वही डालिए जो आपको नियरेस्ट पड़ रहा है। रैंडमली कुछ भी मत डालिएगा। तो यही सिटी इमिटेशन वाला एक स्लिप आती है एग्ज़ाम से पहले कि आपको कौन-सा सिटी अलॉट हुआ है, कौन-सा सेंटर अलॉट हुआ है, तो वो वाला भी आप डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐसे ही करके हमने देख ली CSI के द होल प्रोसेस कि कैसे क्या हो रहा है, एंड फीस वगैरह सारा प्रोसीजर। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है, एंड अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी जब आप एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल हुई आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड है जो भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।